यहां आप देखोगे तो 16 महाजनपदों का नाम दिया गया है, जिसमें आप देखोगे अंग हो जाएगा, मगध है, मल्ल है, काशी है, कोसल, पांचाल, कुरु, वज्जी, मत्स्य, वत्स, सूरसेन, चेदी, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। अब कुछ बच्चों के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर क्या 16 का 16 ही रट्टा मार जाएं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह यह होगा कि किस जैन साहित्य में और किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा अस्मक से, क्योंकि आप देखोगे जितने भी ये महाजनपद हैं अस्मक को छोड़कर सारे के सारे आपके उत्तर भारत में मिल जाएंगे, लेकिन अस्मक एक लौता महाजनपद है जो भैया दक्षिण भारत में अवस्थित है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। और महाजनपदों से तीसरा क्वेश्चन यहां मगध से बनेगा, जिसके विषय में हम लोग बाकायदा काफी अच्छे से सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आई बात। यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, यहां से बनेंगे। इतनी बात समझ में आई। और कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर बदतमीजी करने लगता है और कभी कभी कह देता है कि इन सब की राजधानियां या प्राचीन नाम वगैरह पूछने लगता है। तो छोटी सी चर्चा है, आप सभी कहीं से भी उठा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखो इन्हीं 16 महाजनपदों में एक है मगध। तो आइए मगध की बात कर लेते हैं। तो देखो भैया मगध पर जो है कई राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से आप एक राजवंश देखोगे जिसका नाम है हिर्यक वंश। क्या नाम है भैया? हिर्यक वंश। इसमें आप देखोगे तो बिंबिसार और अजात शत्रु, बिंबिसार और अजात शत्रु सबसे शक्तिशाली राजा होते हैं। फिर से एक बार समझिए, मगध पर कई राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से ये पहला राजवंश हो जाएगा हिर्यक वंश। हिर्यक वंश के 2 शक्तिशाली पावरफुल राजा होते हैं, पहला हो जाएगा बिंबिसार, दूसरा हो जाएगा अजात शत्रु। इतनी बात समझा आपने। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरा राजवंश आएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में आप जो है शिशुनाग को देखने को पाओगे। और फिर आता है तीसरे नंबर पर नंद वंश। कौन सा वंश आता है? नंद वंश। नंद वंश का सबसे प्रमुख राजा होता है, सबसे प्रमुख शासक होता है महापद्मनंद। कौन होता है? महापद्मनंद। और इसी नंद वंश का सबसे अंतिम शासक होता है घनानंद। और इसी घनानंद को मार पीट कर चाणक्य की सहायता लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी, मौर्य वंश की स्थापना की। तो अभी जो है हम लोग आगे मौर्य वंश को पढ़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस जमाने के लिए ये सारी बातें जानना बेहद जरूरी है। फिर भैया अगला वंश आता है शुंग वंश। कौन आता है? शुंग वंश। जब मौर्य वंश का अंतिम शासक थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा तो एक आदमी होता है पुष्यमित्र शुंग। कौन होता है? पुष्यमित्र शुंग। और इस शुंग आदमी जो है मौर्य वंश के अंतिम राजा को निपटा के शुंग वंश की स्थापना करेगा। तो इसलिए सेंटेंस आपका बन जाएगा शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अभी कैसे कैसे मार के गद्दी छीनेगा, अभी सारा चीज जो है मैं एक एक करके बताऊंगा। तो आशा करता हूं इतनी बात को तो आपने समझ लिया होगा। अब इतनी बातों में से हम लोगों को जो चर्चाएं आरंभ करनी है वो करनी है मौर्य वंश से। तो आइए मौर्य वंश से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना करेंगे तो ये पहली डेट आपको यहां कर लेना है, और ये जो लास्ट वाली डेट है ये भैया यहां कर लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि इतने तक ये वाला आदमी रहा और इसे मारकर जो है शुंगवा अपना वंश का स्थापना कर डालेगा। फिर भैया चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा बिंदुसार है, पीछे मैंने बिंबिसार बताया था, यहां बिंदुसार है। बिंदुसार जो है आजीवक धर्म से संबंध रखते हैं। फिर आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें मेंशन किया है कि अशोक को पढ़ के आना।
तो इन सब की चर्चाओं को तो हम लोग सूक्ष्म वे में लेंगे, लेकिन हम लोग अशोक के विषय में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में यही लगे हुए हैं। फिर भैया आते हैं दशरथ, जो कि आजीवक धर्म से संबंध रखते हैं। फिर संप्रति आते हैं, जो कि जैन धर्म से संबंध रखते हैं। फिर आते हैं जयद्रथ, जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, और ये मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं, राजा होते हैं। समझ में आ गई होगी बात? बिल्कुल समझ में आई। तो भैया यही जो है सीक्वेंस है, यही यही शासक होते हैं। ये शासकों का जिक्र मैंने इसीलिए किया ताकि आपको जो है कहानी समझ में आवे कि अशोक को जो हम पढ़ रहे हैं वह किस नंबर पे है। तो पहला शासक ये है, संस्थापक ये है, और अंतिम ये है। और पहले का टाइमलाइन जब से शुरू होगा ये रहेगा, और जो अंतिम वाला है उसका टाइमलाइन यहां तक रहेगा। फिर 185 से आप देखोगे वो सुंगुआ आ जाएगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, यहां से हमें क्या करना है, थोड़ा वन लाइनर यानी कि फैक्ट की ओर भागना है। पीछे मैंने समझा समझा के सारा कुछ बहुत अच्छे से बताया, लेकिन यहां हम लोग जो है थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे, थोड़ा हम लोग भागने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय बेहद कम है। और अगर हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को ही पढ़ते रहे तो हम लोग जो है मध्य और आधुनिक को कभी भी समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षा का समय जो है काफी नजदीक आता जा रहा है। तो ऐसे में हमें जो है सावधानी पूर्वक अच्छे से जो है यानी कि जल्दी जल्दी समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो भैया आप देखोगे जो मौर्य वंश है उसमें सीता अध्यक्ष का जिक्र आता है। तो सीता अध्यक्ष भैया कृषि से संबंधित प्रभारी होता है या अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगर जहां कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि सीता अध्यक्ष का मतलब क्या है तो आपको तुरंत बता देना है कृषि से संबंधित अधिकारी है ये। फिर भैया आपको मिलेगा लक्षणा अध्यक्ष, और इसी लक्षणा अध्यक्ष को कभी कभी जो है रूप दर्शक के रूप में भी बुला दिया जाता है, या रूप दर्शक के नाम से भी जो है कह दिया जाता है। तो ये भैया जो मुद्रा विभाग है, क्या भैया, मुद्रा यानी कि पैसा से संबंधित जो पैसा वाला विभाग है उसका प्रभारी है, उसका अध्यक्ष है। फिर भैया एक ठो आता है गणिका अध्यक्ष। क्या भैया? गणिका अध्यक्ष। गणिका का मतलब होता है नृत्य करने वाली महिलाएं, यानी कि गणिकाओं से संबंधित विभाग का प्रभारी। तो ये शब्द जो है कभी कभी आपकी परीक्षा में फेंक दिए जाते हैं और इनका मतलब पूछ लिया जाता है। तो ये सारे शब्द जो है आपको याद रहने चाहिए, आपके जहन में जो है बने रहने चाहिए। फिर भैया कौटिल्य। कौटिल्य इन्हीं को चाणक्य इन्हीं को जो है चाणक्य नाम से जानते हैं, इन्हीं को जो है विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और जब मैंने चर्चा को शुरू किया था तो तुरंत जो है इनके विषय में बातें बता दिया था, है ना। जब मैंने चर्चा को शुरू किया था तब मैंने बाणभट्ट वगैरह के विषय में, कालिदास वगैरह के विषय में, कौटिल्य के विषय में बता दिया था। अब मैं क्या करूंगा, जिन जिन चीजों को मैंने पीछे बता रखा है वो फैक्ट जो है मैं आगे जब पढ़ाता हूं तो उसको जो है फिर से नहीं दोहराता। समझ में आ रही होगी बात ना। तो इसीलिए आप देखोगे तो उन चीजों को मैं छोड़ता जाऊंगा। तो ये आपके लिए जो है एक अच्छा बेहतर पॉइंट हो जाता है कि आपको चीजें दोबारा नहीं मिलती। समझ में आ रही होगी बात। तो ये कौटिल्य द्वारा जो है सप्तांग सिद्धांत दिया गया। आप भैया ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो वहां पूछ लिया गया है। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला पेपर उठा के देखोगे भैया तो वहां पूछ लिया गया है कि सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो हो सकता है आपके पेट में भी पूछ ले, क्या भरोसा एग्जामिनर का, है ना, क्या भरोसा। तो इसीलिए भैया जानते रहो। तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया, तो ये पहला फैक्ट हो जाएगा आपके लिए। और आगे देखोगे जिसके अंतर्गत राज्य के 7 अंग होते हैं। सप्तांग सिद्धांत में क्या होता है भैया, राज्य के 7 अंग होते हैं, और इसी में राज्य का एक अंग होता है कोष, जिसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है भू राजस्व। कोष का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो कहां से आ रहा है भैया, तो भू राजस्व से आ रहा है। तो इतना समझने में मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत आई होगी। भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया यहां कहा जा रहा है मौर्य साम्राज्य के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत
किसे माना जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ भैया, मौर्य साम्राज्य के विस्तार को अगर हमें जानना हो तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा? तो आपका वहां उत्तर होना चाहिए अशोक के अभिलेख। क्या होना चाहिए बाबू? अशोक का अभिलेख। तो ये वाला फैक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखोगे भैया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की भैया? तो चाणक्य ने की। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जामिनर जो है ये वाला फैक्ट भी फेंक देता है, पूछ लेता है, तो जानते रहो। अब भैया जो चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें भैया मौर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी नहीं मिल रही है और आप देखोगे कि ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है। तो अगर मान लो कभी भविष्य में क्वेश्चन बनाता है कि बताओ भैया भौगोलिक विस्तार की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, तो आप कहना नहीं मिलती। क्या कहोगे? नहीं मिलती। समझ में आ गई होगी बात। अब भैया आप देखोगे अगली पुस्तक है इंडिका। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। आइए इसमें देखते हैं। इसमें भैया सिर्फ मौर्यों के उत्तर पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है। जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका पुस्तक में मौर्यों के उत्तर पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है केवल और केवल। ये सिर्फ शब्द आप जो है नोट रखे रहना। क्या करोगे? नोट रखे रहोगे। तो इंडिका पुस्तक से कितनी जानकारी मिल रही है? थोड़ी सी। आगे भैया देखोगे राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है भैया? तो आपको कहना है कल्हण। और राज तरंगड़ी भैया तरंगों में लिखी गई है, तरंगों में रची गई है, ये भी बात आप जानते रहना। तो राज तरंगणी के लेखक हैं कल्हण। और भैया कल्हण की पुस्तक में आप देखोगे तो इसमें कहा गया है कि इसमें सिर्फ इतनी जानकारी मिलती है कि कश्मीर में मौर्यों की उपस्थिति थी। जो राज तरंगणी कल्हण की पुस्तक है उसमें यह जानकारी मिलती है कि भैया जो कश्मीर है उसमें मौर्यों का जो है शासन वगैरह था, मौर्यों की उपस्थिति वगैरह थी। और एक बात जो कही जाती है, एक बात लोग कहते हैं कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, है ना। कुछ इतिहासकार या इसी ग्रंथ को लिखने वाले कहते हैं कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। तो भैया रहा होगा। अब ये राज तरंगड़ी इसकी जानकारी दे रही है तो हो सकता है सही रहा होगा, लेकिन भैया फैक्ट के तौर पर अगर पूछ ले तो भैया कल्हण को लगा के चले आना, राज तरंगड़ी लगा के चले आना कि राज तरंगड़ी में कहा गया है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। तो इतना समझने में मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कोई समस्या आई होगी, कोई डाउट होगा। अगर आपका कोई भी डाउट आता है भैया तो आप कमेंट वगैरह जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिएगा। अब देखिए भैया यहां चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो यहां मैं चाहता तो केवल अशोक को ही दे देता, लेकिन एक पंथ दो काज हो जा रहा है, एक तीर से दो दो शिकार हो जा रहा है। तो एक साथ जो है पढ़ लो, हो सकता है कभी पूछ ले। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और अशोक हैं, इन दोनों के द्वारा भैया सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। और इसकी जानकारी भैया कहां से मिल रही है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिल रही है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। राज्य के अंतर्गत समस्त भूमि का स्वामी शासक नहीं होता था, बल्कि इसके लिए इस काल में क्षेत्रक शब्द का प्रयोग किया जाता था। बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि राज्य के अंतर्गत समस्त भूमि का स्वामी शासक नहीं होता था, बल्कि इसके लिए इस काल में क्षेत्रक शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगला सेंटेंस निकल के आता है जिसका अर्थ होता है भूस्वामी, जिसका अर्थ भूस्वामी होता है। आगे देखोगे जो बंजर भूमि है, यहां भी नोट करिएगा, जो बंजर भूमि है, जो बंजर भूमि है उसका मालिक राजा होता था। तो बंजर भूमि का मालिक राजा हो रहा है। और भैया जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें आजीविका के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मान लो पूछ लिया जाए कि बताओ भैया मौर्य काल में वार्ता शब्द का क्या अर्थ था?
मौर्य काल में वार्ता शब्द का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, तो आप तुरंत बताओ। वार्ता शब्द का मतलब है भैया आजीविका के लिए, और ये जो है अर्थशास्त्र में मिल रहा है। तो इतना भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भैया, इस काल में सर्वप्रथम इस काल में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर मुद्रा का प्रयोग किया गया। अब भैया लोहे का मुद्रा, चांदी का मुद्रा, सोने का मुद्रा, कौन सा मुद्रा, तो आगे जो है आपकी बात क्लियर होगी। मुद्रा का नाम भैया कर्षपण या पण था। इस काल में केवल, इस बात पर गौर कीजिएगा, इस काल में केवल तांबे और चांदी के आहत सिक्कों का ही प्रयोग किया गया था। बात पर गौर कीजिएगा, बात बड़ी गंभीर कही जा रही है यहाँ। और फिर से एक बार पढ़िएगा कि इस काल में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर मुद्रा का प्रयोग किया गया। और भैया वो मुद्रा क्या कहलाती थी, तो भैया वह मुद्रा कहलाती थी कर्षपण या पण। और भैया इस काल में केवल तांबे और चांदी, यानी कि मौर्य काल आप देखोगे तो तांबे और चांदी का आहत सिक्का का प्रयोग हो रहा है। और भैया आप देखोगे जो सिक्का ढलवाया जा रहा है उसमें शासक का नाम अंकित नहीं है। क्या भैया, नहीं है, शासक वगैरह का नाम का अंकन अभी नहीं हुआ है। इतनी बात आपके भेजे में घुस गई होगी। आगे देखोगे, मौर्य काल तक सोने के सिक्के का प्रयोग नहीं हुआ था। ये देख लो भैया, अभी मौर्य काल जब तक चलेगा सोने के सिक्के का प्रयोग नहीं हुआ है। सोने का सिक्का जो है अभी नहीं आया है। और भैया आगे देखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजप्रासाद, राजमहल का निर्माण कराया था। इसकी जानकारी इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार राजमहल विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि फाहयान के अनुसार राजमहल का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। तो भैया ऐसे क्वेश्चन जो है वैसे तो नहीं पूछे जाते, है ना। जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी डाउट बना रहता है ऐसे क्वेश्चन प्रायः नहीं पूछे जाते। लेकिन बाई चांस मान लो एग्जामिनर भूलवश पूछ ले तो भैया इसके उत्तर के रूप में आपको जानते रहना है, दो दो व्यक्ति आ जाएंगे। लेकिन अगर वो पूछेगा तो इसमें या तो अशोक ही विकल्प में रखेगा या तो चंद्रगुप्त मौर्य को रखेगा। समझ में आई बात, ये हो गया। आगे देखोगे भैया तो यहाँ अशोक द्वारा पशु हेतु अस्पताल बनवाया गया। आप देखोगे जब अशोक कलिंग का चैप्टर निपटाता है तो उसके हृदय में जो है परिवर्तन आ जाता है और जो है वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उसके बाद जो है वो एकदम शांति प्रिय व्यक्ति बन जाता है और उसने जो है अस्त्र शस्त्र का सबका त्याग कर दिया कि भैया हम जब तक रहेंगे तब तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना शासन चलाएंगे, जिएंगे और हमारी प्रजा हमारी संतान है। समझ में आ रही होगी बात। तो भैया जो पशु वगैरह हैं उनके लिए इन्होंने अस्पताल बनवाया। और क्या क्या किया भैया, अशोक द्वारा पहली बार बड़े पैमाने पर स्तूपों का निर्माण कराया गया और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अब देखिए यहाँ कुछ इतिहासकार इसे हास्यास्पद बताते हैं, इसे अतिशयोक्ति बताते हैं। समझ में आई बात। तो ऐसा कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण इन्होंने कराया। तो हो सकता है कभी एग्जामिनर भी आपका जो है भूलवश क्वेश्चन पूछ ले, तो जानते रहना चाहिए। अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख में धम्म को परिभाषित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अशोक के किस स्तंभ लेख में या अशोक के किस अभिलेख में धम्म को परिभाषित किया गया है तो आप जो है बता सको। इतना हो गया। आगे देखोगे भैया, अर्थशास्त्र के अनुसार प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा सुखे राज्ञः सुखे। चाणक्य कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। लेकिन आप देखोगे अशोक के अनुसार प्रजा क्या है और राजा क्या है, तो आइए देखते हैं। अशोक के अनुसार समस्त प्रजा मेरी संतान है।
यानी कि राजा जो है उसे संतान की तरह अपनी प्रजा को देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो दोनों की दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं। अगर राजा जो है अपनी प्रजा को संतान की तरह देखेगा तो वो जो है अपने संतान को कभी भी बिगड़ने नहीं देगा, अपने संतान को कभी भी जो है कदाचार के राह पर नहीं जाने देगा, कभी भी जो है अपने पुत्र को भटकने नहीं देगा। तो भैया दोनों की दोनों बातें अच्छी है, बढ़िया है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख से हमें उनके कल्याणकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है तो आपको तुरंत बताना है, 14 है ना। तो इनके जो कल्याणकारी कार्य हैं उसकी जानकारी कहां से मिल रही है तो बृहद शिलालेख से मिल रही है। ये बात जो है आपको जानते रहना है, ये बात आपके लिए जरूरी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे भैया, आगे देखोगे तो यहां कहा जा रहा है अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की। और जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो है अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु भेजा था और काफी दूर तक ताम्रलिप्ति तक ये खुद उन्हें छोड़ने गए थे। तो भैया ये देख सकते हो धम्म महामात्य, ये नाम आपको याद रहना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि बताओ भैया धम्म महामात्य क्या है, कौन था, तो आपको बता डालना है तुरंत। ये हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। जिला का प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टि होता था। ये प्रदेष्टि आप जो है नोट रखे रहना कि जो जिला का प्रमुख था उसके लिए शब्द प्रयोग होता था प्रदेष्टि। आगे देखोगे जिला स्तर का एक और प्रमुख अधिकारी होता था जिसे रज्जुक, क्या भैया, रज्जुक कहा जाता था या रज्जुक कहलाता था। तो भैया प्रदेष्टि क्या है, रज्जुक क्या है, ये सारी बातें आप जानते रहना। कभी कभी जो है यहाँ से क्वेश्चन हुआ पूछ लेता है, और जब पूछ लेता है तो भैया पता होना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो वही मुंह बन जाएगा, नंबर वह कट जाएगा, फिर और लोग से तुम पीछे हो जाओगे। और जब जानते रहोगे तो जाके धड़ल्ले से जो है गोलिया के चले जाओगे कि हट चोट्टा, ये तो हमको पता है, ये तो हम जो है कलसिया में देख के आए थे, महामैराथन जब चल रहा था तब ये देख लिए थे। तो आप जो है और एकदम उत्साहित होकर बढ़िया रंगना शुरू करोगे एक तरफ से, फिर मनवो लगेगा, है ना। तो इसी तरह से जानते रहो और भैया एकदम मस्ती के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। निकलता है तो निकले, नहीं तो बाढ़ में जाए, है ना। निकलता है तो निकले, नहीं तो बाढ़ में जाए, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। आगे देखोगे अशोक के अभिलेख में स्त्री महामात्य की भी चर्चा मिलती है जो कि स्त्रियों के मामले के देख रेख हेतु एक विभाग है। तो स्त्री महामात्य मान लो आपसे कभी पूछा जाए, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, तो आपको जो है तुरंत बता देना है कि स्त्रियों से संबंधित एक विभाग है। आप देखोगे यहाँ अशोक की पत्नी का नाम आपको एक जगह मिलेगा देवी और एक जगह मिलेगा तिस्य रक्षिता। तो भैया राजा महाराजा तो हुईबे करते थे, कईयो ब्याह कईयो शादी कर लेते थे, है ना। पैसा वैसा के तो कमी है नहीं कि रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, रिचार्ज उचार्ज का कोई प्रॉब्लम तो था नहीं। राजा महाराजा थे, बहुत सारा धन संपदा था, तो एक ठो पत्नी रखें चाहे 10 गो रखें, सबका कल्याण हो जाएगा। तो भैया एक पत्नी होती है देवी और एक पत्नी होती है तिस्य रक्षिता। जब ये अपने पुत्र और पुत्री को ताम्रलिप्ति तक छोड़ने गए थे तो वहीं जो है एक ठो राजा होते हैं जो इनको दे देते हैं कि भैया ले जाओ, तुम्हार गिफ्ट है ना, तुम्हार गिफ्ट है। अब देखो, अब कुछ बच्चे जो है बड़ा मुस्कुरा रहे होंगे, मंद मंद कह रहे होंगे कि सर ऐसा गिफ्ट हमको काहे नहीं मिलता। अरे चुट्टा पहले पढ़ाई कर लो, फिर बहुत सारा गिफ्ट तुम्हों को मिलेगा। अब देखो इसको ये गिफ्ट काहे मिला, काहे से कि राजा है, क्या है भैया, राजा है, पावरफुल राजा है। इसका नाम सुनते जो है बड़े बड़े कांपते थे।
तब इसको गिफ्ट मिल रहा है। तुम भी जो है नौकरी पा जाओ, सफल हो जाओ, तुमको भी जो है इसे गिफ्ट बहुत मिलेगा। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो। आगे देखो भैया, आगे यहां कहा जा रहा है सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त होता है। यह स्थान कहां है? तो आपको तुरंत बताना है, पेशावर पाकिस्तान में है। आगे देखो, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा आप देखोगे, ताकि जनता वगैरह को आसानी से समझ में आए, इसीलिए अशोक ने अपने अभिलेखों की भाषा क्या रखी भैया? प्राकृत रखी, आम जनमानस की भाषा रखी, ताकि काफी लोग जो है पढ़ लिख के समझ जावें, और जो ना समझे उसके लिए धम्म महामात्य नामक अधिकारी है, वो जाके बताएगा कि देखो तुम्हारे महाराज ने, तुम्हारे राजा ने ये संदेश जो है अंकित कराया है, प्रजा मेरी संतान है और मैं इस संतान का जो है पालन पोषण करने वाला पिता हूं। तो जनता जो है खुश हो जाती, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माई बाप, बहुत अच्छा। तो इहो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखोगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो भैया अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो आपका जवाब होगा अशोक। कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में है? तो भैया 13वें शिलालेख में है, यह आपको जानते रहना है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ध्यान दो एक बार, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया। यानी कि जब राजा ही बना आदमी, इस शासक, तो उसके 8वें वर्ष कलिंग का चैप्टर निपटा दिया। ले एक तरफ से जो है गाजल मूली की तरह सबको बालता चला गया। फिर उसके बाद में इसके दिल में जो है परिवर्तन हुआ कि हाय राम, इनमें जो आदमी मरे हैं वो केहू के सगा संबंधी होंगे, केहू के बाबू, केहू के सोना होंगे। तो भैया इसका दिल जो है पिघल जाता है। अरे कहता चलो हटो, आज से जो है हथियार बंद। लेकिन जब तक ये जिंदा रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि शस्त्र उठा ले, क्योंकि सबको पता था कि इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला है। लाशें बिछा देता है, लाशें। समझ में आई बात? तो ये हो गया भैया, जब राज्याभिषेक होता है उसके 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का चैप्टर निपटा दिया, अध्याय समाप्त कर दिया। आगे देखोगे भैया, अशोक के बाद देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि किसने धारण की? तो आपको लगाना है दशरथ। अब देखो, ये वाला फैक्ट लाने का मेरा क्या उद्देश्य था? अशोक के बाद देवा नाम प्रियदर्शी, तो इसका मतलब अशोक का टाइटल क्या है, अशोक की उपाधि क्या है? देवा नाम प्रियदर्शी या देवा नाम प्रियदर्शी। तो अशोक के लिए ये केवल मैं लेकर आया था, आपको जो है एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाना करवा दिया। इसी तरह से जो है आपको इतिहास पढ़ते समय याद रखना है कब कौन सा तीर कहां पे चलाना है।